नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें हमें किस प्रकार की फूड चेन और फूड वेब देखने को मिलते हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें फूड चेन की। तो देखिए, कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसमें अलग अलग जो जीव होते हैं अपने भोजन की जो आवश्यकता होती है उसके लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब एक दूसरे पर ये डिपेंड होंगे तो इससे क्या होगा, जो भोजन की डिपेंडेंसी है इसको लेकर एक यहाँ पर चेन बन जाएगी। ठीक है, कि जैसे कि एक जीव यहाँ पर डिपेंड है, उसी पर यहाँ पर दूसरा जीव डिपेंड है और दूसरे जीव पर तीसरा जीव डिपेंड है। तो इस प्रकार से क्या है, एक चेन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भोजन की डिपेंडेंसी के लिए जो चेन का निर्माण होता है उस चेन को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। अब बात करें एक नॉर्मल फूड चेन की, तो एक नॉर्मल फूड चेन जो होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहले होते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं। इस इमेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हरे पौधे होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, इन्हीं से फूड चेन स्टार्ट होती है। इसके बाद देखने को मिलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलते हैं जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं वो। ठीक है, तो इस फूड चेन में यहाँ पर आपको हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं, फिर एक ग्रासहोपर है, फिर मेंढक है, फिर सांप है और फिर बाज है। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल फूड चेन आपको दिखाई देती है। अब कुछ अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में अलग अलग फूड चेन पाई जाती है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये फूड चेन का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें घास के मैदान की। तो देखिए, घास के मैदान में सबसे जो पहला जीव होगा वो होगा घास। ठीक है, घास को हिरण खाएगी और हिरण को फिर शेर खा जाएगा। तो ये एक नॉर्मल फूड चेन हमें घास के मैदान में देखने को मिलती है। अब बात करें तालाब के परितंत्र की, तो तालाब के परितंत्र में फूड चेन स्टार्ट होती है छोटे जलीय जीवों से। छोटे जलीय जीव जैसे कि लार्वा हो सकते हैं। ठीक है, इनको खाएगी मछलियाँ, जो कि छोटी मछलियाँ होंगी। फिर इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी और इन बड़ी मछलियों को पक्षी जैसे कि बगुला या फिर जो सारस वगैरह होते हैं ये खा जाएंगे। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल फूड चेन हमें तालाब में देखने को मिलती है। बात करें समुद्र की, तो समुद्र में हमें देखने को मिलती है कि सबसे नीचे होंगे छोटे जंतु। इन छोटे जंतुओं को मछलियाँ खा जाएगी, फिर इन मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी और बड़ी मछलियों को सील खा जाएगा, जो कि एक समुद्री जीव होता है, और इन सील को ध्रुवी भालू खा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई फूड चेन काफ़ी छोटी हो सकती है, जैसे कि हमने घास के मैदान वाली देखी, और कोई फूड चेन काफ़ी लंबी हो सकती है, जैसे कि हम समुद्र वाले परितंत्र में देखने को मिलती है। अब कुछ फूड चेन मिश्रित भी हो सकती है, जैसे कि कोई छोटे जंतु हैं, इनको किसी मछली ने खा लिया और इस मछली को फिर मनुष्य ने खा लिया। तो मछली को अगर हम देखेंगे तो वो एक जल वाले इकोसिस्टम का पार्ट है, और मनुष्य को अगर देखेंगे तो वो स्थल वाले इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इस प्रकार से मिश्रित फूड चेन भी हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर इससे अलग एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकते हैं, पर आपको बस इतना सा वहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी फूड चेन अगर दिखाई जा रही है तो उसमें सीक्वेंस सही है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उत्पादक आ रहा है, फिर उसमें प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर आ रहा है। तो अगर वो इस प्रकार से फूड चेन है तो वो सही होगी, और सीक्वेंस अगर वहाँ पर गलत हो रहा है तो वो फूड चेन गलत होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फूड वेब की। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अलग अलग इकोसिस्टम में हमें कई सारी फूड चेन देखने को मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर जीव है तो वो सिर्फ एक ही फूड चेन में रहेगा, ठीक है, और दूसरी फूड चेन में नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक फूड वेब दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर है घास। ठीक है, घास को खाया इस टिड्डे ने, इस टिड्डे को खा लिया इस मेंढक ने, अब इस मेंढक को खा लिया इस उल्लू ने। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस मेंढक को उल्लू खा रहा है तो सिर्फ उल्लू ही खाएगा। इस मेंढक को कभी भेड़िया भी खा सकता है, कभी बिल्ली भी खा सकती है, कभी इसको सांप भी खा सकता है। ठीक है, और जैसे कि अगर बात करें घास को खा लिया खरगोश ने, तो खरगोश को खा लिया कभी सांप ने। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सांप ही खाएगा। ठीक है, खरगोश को कभी भेड़िया भी खा सकता है, कभी शेर भी डायरेक्टली खा सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग जो फूड चेन होती है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है, इंटरक्रॉस हो जाती है। तो इस प्रकार से जो फूड चेन इंटरक्रॉस होती है उससे क्या होता है, एक जाल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखलाओं फूड चेन के क्रॉस होने से जो जाल बनता है उसको हम बोलते हैं खाद्य जाल या फिर फूड वेब। ठीक है, फूड वेब को आहार जाल भी कहा जाता है। एक नॉर्मल फूड वेब का यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। तो इस फूड वेब की बात करें तो इसमें हमें कई प्रकार की फूड चेन देखने को मिल सकती है। जैसे कि एक फूड चेन ये हो सकती है, एक फूड चेन ये हो सकती है, एक फूड चेन ये हो सकती है। तो इस प्रकार से एक फूड वेब में हमें 5 से 6 या फिर इससे भी ज़्यादा फूड चेन देखने को मिल सकती है। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं पिरामिड के बारे में। तो देखिए, कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा और वहाँ पर जो बायोमास है उसकी उपस्थिति, इनको दर्शाने के लिए एक पिरामिड का सिस्टम यहाँ पर कार्य करता है। अब ये जो पिरामिड होता है इसमें क्या होता है, सबसे नीचे हम रखते हैं उत्पादक को, उत्पादक या प्रोड्यूसर जैसे कि हरे पौधे। उसके बाद हम रखते हैं शाकाहारी जीवों को जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर और जो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं उनको हम रखते हैं। तो इस प्रकार से एक पिरामिड बनता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की। ऊर्जा या एनर्जी का पिरामिड जो होता है ये सभी पारिस्थितिक तंत्रों में, चाहे वो जल का पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे वो स्थल का इकोसिस्टम हो, इन सभी में हमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा देखने को मिलता है। हमेशा सीधा का मतलब क्या है? हमेशा सीधा का मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर को हम सबसे नीचे रख रहे हैं तो प्रोड्यूसर की जो होंगे इनमें ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होगी। इसके बाद जो ऊर्जा की मात्रा जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उनमें कम होगी, और टर्शियरी और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे इनमें और कम होगी। जैसे कि एक एग्जांपल की सहायता से समझें तो अगर किसी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है उनके पास 1000 केजी ऊर्जा है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उनके पास ये ऊर्जा 100 किलो ही जाएगी, ठीक है। और उसके बाद का जो स्तर होगा जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे तो उसमें ये ऊर्जा केवल 10 किलो तक ही पहुंचेगी, और उसके बाद के स्तर में जो कि टॉप लेवल होगा उसमें केवल ये 1 किलो तक ही पहुँच पाएगी। तो इस तरीके से ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो हमेशा सीधा होगा। और एक बात यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इस किसी भी इकोसिस्टम में एक स्तर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र हो पाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि 1000 किलो ऊर्जा थी, उससे केवल और केवल 100 किलो ऊर्जा ही हमें ऊपर वाले स्तर में देखने को मिली थी, ठीक है। और 100 किलो से केवल 10 किलो पहुंची और 10 किलो से 1 किलो। तो ये जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है इसमें एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। और इस नियम को हम बोलते हैं लिंडमैन का नियम, क्योंकि लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस नियम को बताया था। चलिए अब हम बात करते हैं जैवभार या बायोमास के पिरामिड के बारे में। जैवभार का जो पिरामिड होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी भी इकोसिस्टम में जो जीव उपस्थित है उनका मास कितना है, उनका भार कितना है। तो स्थल तंत्र की अगर बात करें तो स्थल तंत्र के इकोसिस्टम में जैवभार का पिरामिड सीधा होता है। जैवभार का पिरामिड सीधा है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है इसका मास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी कंज्यूमर है इनका मास हमें देखने को मिलता है। तो सबसे कम मास होगा टर्शियरी कंज्यूमर का, जो कि यहाँ पर टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं। अब बात करें यहाँ पर जल और मरुस्थल के पिरामिड की, तो यहाँ पर जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक समुद्र वाला इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं जैसे कि हरे पौधे वगैरह, इनकी मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है, 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें जो सेकेंडरी और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इनका मास प्रोड्यूसर की तुलना में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो कॉर्निवोर्स होते हैं जो कि टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं इनका मास हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो जल और मरुस्थल होते हैं इसमें बायोमास का पिरामिड जो होता है वो हमें उल्टा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जैव संख्या, ठीक है। जैव संख्या के पिरामिड की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं बायो नंबर्स, ठीक है। नंबर्स का मतलब क्या है कि जो वहाँ पर प्रोड्यूसर है, जो यहाँ पर कंज्यूमर हैं, उनकी संख्या कितनी है, इसका अगर पिरामिड बनाएंगे तो स्थल तंत्र में जैव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा देखने को मिलेगा, ठीक है। स्थल तंत्र में जैसे कि अगर हम बात करें हमारी ज़मीन पर तो हमें पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सिटीज़ में तो कम देखने को मिलते हैं, पर सिटी से जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हो, सबसे ज़्यादा हमें पेड़ पौधे या फिर प्रोड्यूसर ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद शाकाहारी जीव देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे जैसे कि मांसभक्षी जीव वो देखने को मिलेंगे। और जो टॉप लेवल के कंज्यूमर होंगे उनकी संख्या में सबसे कम देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है पेड़ से रिलेटेड। तो एक पेड़ को अगर हम इकोसिस्टम माने तो उसमें संख्या का पिरामिड कैसा होता है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है। तो एक वृक्ष का जो संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा होता है। कैसे होता है? देखिए, वृक्ष को अगर इकोसिस्टम मानेंगे तो उसमें जो वृक्ष स्वयं होगा उसी को हम प्रोड्यूसर मानेंगे, तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? उसकी संख्या हो जाएगी 1। वो तो अकेला ही है, तो यहाँ पर एक वृक्ष देखने को मिल रहा है, इसलिए उसकी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद इस पर डिपेंड होने वाले कौन होंगे? वो होंगे पक्षी, ठीक है। तो पक्षी तो एक वृक्ष पर कई सारे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, बड़ा वृक्ष हो तो इनकी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इनकी संख्या यहाँ पर वृक्ष से ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर ये इससे ज़्यादा दिखेंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे जीव। तीसरे जीव होते हैं कौन? जो कि पक्षियों पर डिपेंड होंगे। तो पक्षियों पर कौन डिपेंड हो सकता है? छोटे छोटे जीव हो सकते हैं जो कि पक्षियों के शरीर में ही रह सकते हैं। अब चाहे इनका मास यहाँ पर कम हो पर इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है, ठीक है। एक पक्षी पर हमें कई सारे सूक्ष्मजीव देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए एक वृक्ष का जो संख्या पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा हमें देखने को मिलता है।
तो ये था हमारा फूड चेन, फूड वेब और ऊर्जा पिरामिड से संबंधित जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।